हो गया ना, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा था कि चार्ज को हम कितने तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हमें पढ़ना है। अब थिंक अबाउट इट, एक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 तरीके हैं। अगर ये मार्कर है, यहाँ ध्यान दो, तो हम इसके ऊपर सारे में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर ये मार्कर एक स्ट्रेट लाइन होती और अगर किसी लाइन के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरीका। लेकिन सर अगर आप मार्कर के पूरे सरफेस पे करोगे उसको क्या कहेंगे? सरफेस का मतलब है जो बाहर वाला है, तो उसको क्या कहेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर चार्ज इसके सरफेस पे भी हुआ, हर डायमेंशन पे हुआ, और अंदर जहां पे इंक है, जहां पे इसका ये पूरा का पूरा सेटअप है, पूरी की पूरी वॉल्यूम पर हुआ, तो उसे क्या कहा जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। So there are 3 ways in which we can distribute the charge to a system. The first is linear charge distribution, second is surface charge distribution, third is volume. इन्हीं के बिहाफ पे 3 नए नाम आते हैं। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस पर डिस्ट्रीब्यूट है कितना, उसको निकालने के लिए एक टर्म दी जाती है, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। खोलो भाई इसका ना, इसको सेट ही करना पड़ेगा। आप खोलो जरा, शटर खोलो। 7 मिनट लेट। तुम्हारा रोज का हो रहा है। इधर 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 आ जाओ, इधर इस पे रख लेना। रोज 5 से 6 मिनट लेट, रोज 5 से 6, क्या हिसाब है? हाँ इतने, ये क्या बात है? तो मतलब कंटिन्यू करना है उस चीज को। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कितना है उसको निकालने के लिए हम लगाते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। 3 सिंबल आएंगे, ठीक है? डालो हेडिंग। सबसे पहला लिखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसके अंडर लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? सिंबल होता है लैम्डा। अब मुझे बताओ अगर चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको लिखते कैसे हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ, Q upon L. Now use your common sense. What would be the SI unit of lambda? अगर फॉर्मूला है Q upon L, what is the SI unit of charge? Coulomb. And what is the SI unit of length? क्या बनी? कूलम पर मीटर। बात खत्म। ये लैम्डा का नाम याद रखना है, इसको बोलते क्या है? लीनियर, हालांकि तुमने लिखा हुआ है नोटबुक पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो पहला फॉर्मूला। नंबर 2, तो फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन की जगह नाम ही लिख के फायदा है। सेकंड लिखो, बट इसका एग्जांपल लिखो पहले, कूलम पर मीटर के बाद एग्जांपल लिखो। चार्ज स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर, चार्ज स्ट्रेट। अगर आपने किसी वायर पे चार्ज प्रोवाइड किया हुआ है। दूसरा, चार्ज्ड सर्कुलर रिंग, चार्ज्ड सर्कुलर रिंग एटसेट्रा। तो इसको हम बना के दिखा सकते हैं कि अगर ये एक सिंपल एक वायर है तो इसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अगर ये एक रिंग है तो रिंग के ऊपर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इस डेंसिटी को क्या कहा जाएगा? लैम्डा। So this is the first one. Number 2, surface charge, surface charge distribution, surface charge distribution. Is it done? यहाँ तक हो गया सबका? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्या नाम देंगे उसको? नाम दिया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको क्या नाम देंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी।
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं, क्या बोलते हैं सिंबल को फिजिक्स में, सिग्मा। सिग्मा। अब जैसे कॉमन सेंस लगाओ, वहां पे फॉर्मूला था Q/L, यहाँ पे क्या बनेगा, अरे जब लीनियर थी तब लेंथ आया, सरफेस है तब क्या आएगा, S। अब नहीं, इसके एस यूनिट क्या बनेगी बेटा, व्हाट इज द एस यूनिट ऑफ सरफेस एरिया। 10th क्लास में जब भी हम सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर था, सरफेस एरिया में लास्ट में यूनिट लगाते थे ना, क्या लगाते थे श्रेयांश, क्या यूनिट होती है एरिया की, क्या बोल रहे हो तुम, M-2 पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया की एस यूनिट क्या होती है, अरे इतना घबरा क्यों रहा है, सही बोल रहा है भाई। द एस यूनिट ऑफ सरफेस एरिया इज मीटर स्क्वायर, चार्ज की कूलम, तो क्या बनेगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। लिखो एग्जाम्पल, चार्ज्ड प्लेन शीट, चार्ज्ड प्लेन शीट, चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, सिलेंडर एटसेट्रा। तो एक स्फीयर बना के, अभी तो डायग्राम लग रहे हैं बोरिंग से, बट जब डेरिवेशंस आएगी तब पूछूंगा कि उस डायग्राम में कुछ समझाया था, ठीक है। ये बेसिक कर रहे हैं क्योंकि अब गॉस थ्योरम स्टार्ट होने वाली है, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्शन ई में जो 5 मार्क्स में डेरिवेशंस आती है। शीट, और एक क्या बताया था, सिलेंडर। और तीनों पे डेंसिटी को किससे दिखाएंगे, सिग्मा। बोलो, कोई डाउट, इसके अंदर ये सर्कल है, हाँ तो क्या अंदर दिखाऊं इसके, फिर वो वॉल्यूम नहीं हो जाएगी। फुटबॉल, और फुटबॉल के बाहर के सरफेस के ऊपर है, जैसे हाँ बिल्कुल, जो सिलेंडर के सर के कौन सा सरफेस एरिया बोलते हैं उसे, सिलेंडर के केस में तो कर्व्ड आ रहा है, बट इसके में तो सारा का सारा सरफेस आ रहा है ना। स्फीयर का मतलब फुटबॉल समझो ना, सर्कल कहां से आ गया। लास्ट कौन सा है, डालो हेडिंग, थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यस, किस केस में, मतलब जब दो पॉजिटिव चार्ज है तो शीट बाहर बीच में कोई फील्ड नहीं है। हाँ तो वही न्यूट्रल पॉइंट होता है, बता रहे तुमने बिल्कुल सही, जहां पे कुछ इफेक्ट नहीं रहेगा। अरे यार, अगर ये प्लस का चार्ज है और ये प्लस का चार्ज है, ये इसके फील्ड को और ये इसके फील्ड को रिपल कर रहा है ना, ऐसा इसका पैटर्न था ना। लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, इस वाले पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाई तब तो गलत हो जाएगा सर, फील्ड तो प्लस से माइनस की तरफ को होती है, कोई सेंस ही नहीं है। और क्यों नहीं है, चलो मान लो प्लस की फील्ड कहाँ होती है, बाहर की तरफ, तो ये वाले प्लस की फील्ड बाहर की तरफ और ये वाले प्लस की फील्ड बाहर की तरफ। ये तो कुछ इस तरीके से हुआ कि दो नॉर्थ पोल के बीच में क्या लगता जा रहा है, एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से भी फोर्स और यहाँ से भी फोर्स, तो यहाँ पे तो नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा, 0। जितना फोर्स यहाँ से लगे अगर उतना ही फोर्स यहाँ से लगे तो इक्वल फोर्सेस कैंसिल आउट ईच अदर, हाँ है ना। अगर 10 न्यूटन यहाँ लग रहा है तो बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। न्यूट्रल मतलब जहां पे ना अट्रैक्शन होगी जहाँ रिपल्शन होगी। बात करते हैं सेम उसमें बना सकते हो, किसमें, नेगेटिव वाले चार्ज के लिए। अरे भी समझ आया, चलो आगे। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखोगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज represented by volume charge density. लीनियर डेंसिटी को दिखाया था लैम्डा से, सरफेस को दिखाया सिग्मा से, वॉल्यूम को किससे दिखाएंगे? रो से। तो रो इज इक्वल टू, फॉर्मूला बता सकते हो कोई? लाइन के लिए बना था Q अपॉन L, सरफेस के लिए बना Q अपॉन S, वॉल्यूम के लिए बनेगा Q अपॉन RN। यूनिट क्या बनेगी बेटा? वेरी गुड। कूलम और वॉल्यूम के क्या होती है? पर मीटर क्यूब। खत्म। इसमें आ जाएगा चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर। चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर मतलब है तो फुटबॉल, लेकिन इस बार फुटबॉल के बाहर भी चार्ज है। इंसुलेटिंग का मतलब है कि वो किसी और के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, उसका सारा का सारा चार्ज अपने में रहना चाहिए, तभी इसको स्टडी कर पाएंगे हम। जिसके बाहर भी है और जिसके अंदर भी है। तो इस तरह को किससे डिनोट करेंगे? रो से। तो ये तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है हमारे पास। और कोई नहीं हो सकता इसका एग्जांपल? मतलब एग्जांपल हो सकता नहीं, सबसे आइडियल शेप स्फीयर ही होती है, परफेक्टली स्फीयर बता दिया। ऑनलाइन क्लास को समझ आ रहा है? वान्या, अंशिका, आकृति, ओके। ये अभी तो बेसिक है, तो समझ आ जाएगा। दिया समझ आया बेटा? एक बच्चा और था, आपका नाम क्या है? हर्ष समझ आया? ठीक है, गुड। अमृत, इधर प्रत्युष, हाँ बोलो। बोर्ड उठा के पढ़ना। हाँ मैं तो पहुंच गया फिर, कुर्सी वगैरह के लिए। यही काम रहेगा। रिकॉर्ड कर लो साथ में। हो गया। बोलो क्या नहीं दिख रहा है? ये दिक्कत आएगी। गर्ल्स को आगे बैठने दिया करो भाई, हाइट प्रॉब्लम का इशू हमेशा रहेगा। अब इसमें तो बॉयज का फ्लेक्स वाली बात हो गई ना, हमारी हाइट अच्छी होती है, ठीक है, वरना दिक्कत रहेगी। हाँ चलो, तुम्हारी तो है, मान गए, ठीक है। चलो लिख लिया सभी ने? ऑलराइट, दिस इज गुड। इसके बाद बट फिर भी कोशिश क्या करो कि 5 बजे की ट्यूशन है, 5 मिनट पहले पहुंच जाया करे। प्रभु पाँव हाथ लगवा लो, है थोड़ा जल्दी, थोड़ी जल्दी पहले आ जाया करो, ठीक है। ये अलग से बेचारे बच्चे मेहनत करते हैं, रोज इनके बाइसेप्स थोड़ी बनाऊंगा मैं यहाँ पे। ओके, सो दिस इज डन। अब ये सब हमने क्यों पढ़ा? बिकॉज हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। डालो हेडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स ये अलग ही सेंसर ऑन हो जाता है, ये खराब कर देगा सिस्टम। Anybody knows what is electric flux? What is flux? बात खत्म। क्या? प्लग? क्या लिख? इलेक्ट्रिक प्लग? आपने प्लग ही तो बोला। कितने प्लग लिख के बैठे हुए? सारे अनपढ़ तो नहीं, 4 हैं, और बाकियों ने क्या लिखा? फ्लक्स लिखा है। प्लग, इलेक्ट्रिक प्लग। अच्छा, फिर तो मैंने एग्जांपल भी साथ के साथ दे दिया, तो देखो प्लग की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक प्लग, वाह भाई वाह। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं? क्या बोलते हैं सिंबल को? नॉन मेडिकल फाई। क्या बोलते हैं सिंबल को? ये मेडिकल वालों को पता होना चाहिए। मैथ्स में इसका यूज किस लिए होता है? एम्प्टी सेट को दिखाने के लिए होता है फाई। एंगल के लिए भी होता होगा, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? क्वाइट वही बताना है मुझे। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो करना। जैसे बोलते हैं लाइफ इज अ फ्लक्स। लाइफ इज अ फ्लैक्स नहीं कि जहां मौका मिले फ्लेक्स करो। लाइफ इज अ फ्लक्स कि लाइफ एक कांस्टेंट फ्लो की तरह है, ठीक है। बोलते हैं ना गो विद द फ्लो, होता है ना वो। कौन सी फिशेस? डेड फिशेस गो विद द फ्लो, बकवास, ठीक है। तो चलो मेरी बात पे ध्यान दो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? अगर ये हमारे पास एक डस्टर है और इस रूम में से इस वाली वॉल से इस वाली वॉल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है, बट मुझे सारे फील्ड से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने कंसीडर किया है उसके अंदर से कितने फील्ड पास होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो एक डेफिनेशन बना दी गई, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
कितनी फील्ड लाइंस एक क्लोज्ड सरफेस में से पास होती है उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। सीधी सी बात है, पर्पस समझ आया ना? अगर मेरे को स्फीयर स्टडी करना है और उस स्फीयर को फील्ड के बीच में रखा तो मुझे क्या मतलब है उस स्फीयर के साइड में कितनी है और साइड में कितनी है या नीचे कितनी है? मुझे मतलब है उस स्फीयर के अंदर से कितने फील्ड पास हो रही है। बात समझ आ रही है? अगर इसको मतलब रफली समझाऊं तो अगर कोई स्फीयर है और इस पूरे के पूरे बोर्ड पर फील्ड पास हो रही है, सिर्फ आसान करने के लिए, तो फ्लक्स इनमें से किस लाइंस की वजह से होगा? सारी लाइंस की वजह से। सिर्फ किसकी वजह से भाई? इस वजह जो हमारे पास स्फीयर है इसके अंदर से जो फील्ड लाइन पास हो रही है उनके इफेक्ट को देखा जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट ये तो मैं टफ फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज total number of electric field lines. Electric flux is defined as total number of electric field lines. Total number of electric field lines passing through a closed surface. Electric flux is defined as total number of electric field lines passing through a closed surface. Passing through a closed surface. Full stop. ओके तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का? इसको डिनोट करते हैं फाई से और इसका फॉर्मूला हम लेके चलते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एस। अब एस आपके लिए यहाँ पे नई चीज है, नहीं एस का मतलब है यहाँ पे क्वाइट एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर एक वेक्टर होता है जो किसी भी सरफेस पे हमेशा बाहर की तरफ बनाया जाता है। स्टॉप राइटिंग एवरीवन। अगर मेरे पास ये डस्टर है और इसके पास कितने सरफेस हैं? 1 2 3 4 5 6। अब मेरे को जब मैं फ्लक्स पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो अब मेरे को कंबाइन तो पढ़ना है, बट मैं देखूंगा इस सरफेस पे कितना पास हो रहा है, इस सरफेस पे कितना पास हो रहा है, इस सरफेस पे कितना पास हो रहा है। तो हर सरफेस पे निकालने के लिए मैथ्स बनाएगी। तो उस मैथ्स में रखा गया एक नाम एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस से बाहर की तरफ बनाने वाला वेक्टर होता है। अब अगर तुम्हारे सामने सरफेस है तो इससे बाहर की तरफ एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा? इस डायरेक्शन में, हाँ है ना? ये ऐसे बनेगा। अगर मैं बात करता हूँ नीचे वाले सरफेस की तो इससे बाहर की तरफ कहाँ जाएंगे? तब बनेगा एरिया वेक्टर यहाँ की तरफ। अगर इस वाले सरफेस की बात होगी तब कहाँ बनेगा? बाहर की तरफ। अगर इस वाले सरफेस की बात होगी तब कहाँ बनेगा? बाहर। और अगर इस वाले सरफेस की बात होगी इधर, और अगर इधर वाले में बात होगी तो मेरी तरफ बनेगा। बात पल्ले पड़ रही है? तो लिखो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया वेक्टर? तो मैंने बता दिया। ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? 11th क्लास में सबने पढ़ा है ना, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस क्या हुआ करता था? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। बट डॉट क्या था? ए डॉट बी जब भी होता है उसको क्या लिखते हैं? तो ई एस कॉस थीटा। तो थीटा किस किस के बीच का एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जा रही है और एरिया वेक्टर कहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। लिखो इसको। और मुझे बताओ एसआई यूनिट क्या बनेगी इसकी? इसको टीचर्स अलग अलग तरह से बताते हैं। कुछ टीचर इसको डीएस से भी लिखते हैं, बट उससे फिर बाद में उसका कोई ऐसा पर्पस नहीं है। एसआई यूनिट बनाने के लिए आती है, वरना न्यूमेरिकल आता है, वो उससे हो ही जाता है। तो कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा इसको सिंपल फॉर्मूला में रखा जाए। चलो मुझे बताओ, अगर फॉर्मूला है ई एस, तो क्या तुम ई इंटू एस से एसआई यूनिट बना सकते हो? ई की तुमको पहले से ही पता है, जाओ पीछे। व्हाट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी? ठाकुर तुम ना खो रखी हो क्लास में, झापट पढ़ने वाला है। एक था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? क्यू अपॉन, नया फॉर्मूला बनाया तुमने, क्यू अपॉन आर। तो मैंने आज तक नहीं कराया। क्यू अपॉन ए, अरे कौन से फॉर्मूले पढ़ते जा रहे हो? क्यू अपॉन एफ। भव्या प्रत्युष याद है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ध्यान दो उसने क्या बोला, क्या बोला उसने? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। चलो ठीक है, फॉर्मूला तो उसने बता दिया। अब यूनिट बताओ फटाफट से इसकी। देखो जरा ध्यान से, फॉर्मूला है एफ अपॉन क्यू, यूनिट क्या बनेगी? अरे एक मिनट यार, बोलो। न्यूटन अपॉन कूलम। क्या पढ़ते हैं इसको?
न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तुमको पहले से ही पता है, न्यूटन पर कूलम। सरफेस एरिया की SI यूनिट क्या होती है बताओ हर्ष, अभी डिस्कस हुई थी। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ सरफेस एरिया? वो लेंथ की होती है। सरफेस एरिया की क्या बताई थी? मीटर पर है, क्या बात कर रहे हो दिया, मीटर पर सेकंड तो स्पीड की होती है बेटा। क्या होती है प्रदीप सरफेस एरिया की? मीटर स्क्वायर। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर क्या आ गया? न्यूटन पर कूलम। और सरफेस एरिया की जगह पर क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। आया ना? दिस विल बी द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे ठीक से लिख देता हूं पूरा, SI यूनिट ऑफ फाई, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर लिखो। ऑनलाइन क्लास डन? आकृति समझ आया बेटा? वान्या, अंशिका, ओके ग्रेट। अब इस फ्लक्स की इंपॉर्टेंस हमें धीरे धीरे पता लगेगी, ठीक है। इस पे हमेशा सेक्शन ई में 2 नंबर में न्यूमेरिकल आता है, 3 नंबर में डेरिवेशन आती है, उसमें से गॉस थ्योरम की कोई भी एप्लीकेशन होती है। जो पहले 3 चैप्टर है उसके वेटेज अराउंड 16 मार्क्स की है, फर्स्ट सेकंड और 3 17, तो और अच्छी बात है। 22.5 पे पास होता है बच्चा, सबको पता है, ठीक है। 17 मार्क्स से पहले 3 चैप्टर से आ सकते हैं, लेकिन पहले 3 चैप्टर उसके लिए आपको टॉप क्लास तरीके से आने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही चैप्टर में से सब कुछ आ जाए, ठीक है, बट स्टिल पहले 2 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी की इक्वली 50% अकेले चैप्टर की वेटेज है। बट जब भी इस चैप्टर की बात होती है तो गॉस थ्योरम और ये सारा का सारा पार्ट आना स्टार्ट होता है। तो अब एक न्यूमेरिकल इंट्रोडक्शन होगा, तुम्हारा पता लगेगा फ्लक्स के न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। लिखो, ये 2024 का PYQ है। वर्कशीट कब दोगे? अरे वर्कशीट में फिगर्स ऐड करनी रह गई है, 2 फिगर्स उसके अंदर ऐड करनी थी, वो फिगर्स ऐड हो जाएगी आज। तो आज मैं वैसे व्हाट्सएप पे भेज दूंगा उसको, फिर कल तुम्हें उसके हैंडआउट्स मिल जाएंगे। ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो जो स्टार्ट करना चाहे वो आज स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तुम कल नहीं, आप तो अच्छे बच्चे हो, कल लिखो। ओके, लिखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखो एक। कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड consider a uniform electric field E is equal to 3 into 10 to the power 3 I cap न्यूटन पर कूलम। बोर्ड पे लिखा हुआ है 3 into 10 to the power 3 I cap न्यूटन पर कूलम। फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। ये वाला तुम कर लोगे या ये वाला भारी लग सकता है? कर लोगे, लिखो। फर्स्ट, व्हाट इज द फ्लक्स, ए पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर on a side whose plane is parallel to, on a side whose plane is parallel to the YZ plane. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane? YZ plane के parallel होना चाहिए वो square. I repeat, what is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane? Second part. What is the flux through the same square? What is the flux through the same square if the normal to its plane? What is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60-degree angle? What is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60-degree angle with the x-axis? What is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60-degree angle with the x-axis? Do it. Figure नहीं है, करो। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, फिगर बनाने की कोशिश करो।
अब चलो फ्लक्स का पहला न्यूमेरिकल है वो मैं कराता हूँ. कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 3 10 to the power 3 I cap Newton per coulomb. What is the flux of this field through a square of the centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane? इससे हमें क्या पता लगता है, जब भी आपको 3 10 की पावर 3 I cap का मतलब क्या होता है. अब जिन्होंने 11th क्लास ध्यान से नहीं करी ध्यान दो. 11th में सिखाते हैं दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. अगर कोई भी बॉडी x की डायरेक्शन में चलती है तो उसको दिखाने के लिए I cap का इस्तेमाल होता है. अगर कोई भी बॉडी y की तरफ j कैप और अगर लगता है k, तो 12th क्लास में जब भी किसी के आगे I कैप देखे समझ जाना अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस एक्सिस पे चल रही है, x पे, y पे 0 है, z पे भी 0 है. ये बहुत बड़े हिंट है. तो इतना पता लग गया कि इसका मतलब है फील्ड तो I की तरफ है. फिर उसने क्या कहा, एक स्क्वायर पे निकालो और वो जो स्क्वायर बनेगा वो YZ प्लेन के क्या होना चाहिए, पैरेलल दिखना चाहिए. अब ये 3D में इमेजिन कर सकते हैं इस चीज को ना. अगर मैंने x इसको मानूं और y इसको, ठीक है, ये वाला जो दीवार का कोना है, ये वाला एक्सिस कौन सा है, x, ठीक है, इसको x मान लेते हैं. ये वाला कौन सा है, y, और ये वाला कौन सा है, z. तो y और z, तो yz प्लेन कौन सा हुआ, ये पूरी दीवार. बात पल्ले पड़ती है. अगर मैं पूछूं xy प्लेन कौन सा हुआ, ये वाला क्या था, x, और ये वाला क्या था, y. तो ये प्लेन कौन सा हुआ, xy. अरे 6th क्लास की मैथ से करते आ रहे हैं ना इतना तो हम कि यार x और y के बीच में बनाओ तो xy प्लेन, ये 2D चलता है. तो मैं बात कर रहा हूँ कौन कौन सा प्लेन है, yz. तो ये रहा y और ये रहा z, ये वाली दीवार. स्क्वायर इस दीवार के क्या होना चाहिए, पैरेलल. ये रहा स्क्वायर, है पैरेलल. ये वाली दीवार, ये मेरा स्क्वायर, एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है. अरे भाई बात पहले पढ़ रहे, इस फिगर को मुझे वहां बनाना. और फील्ड कहाँ पे, फील्ड कहाँ पे, फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में. तो इस स्क्वायर के अंदर से निकलती कौन जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या मेरी बात पल्ले बढ़ रही है. तो ये रहा स्क्वायर YZ प्लेन के पैरेलल, फील्ड जा रही है x की तरफ. चलो निकालते हैं कि इसमें से फ्लक्स कितना निकलेगा. कैसे निकालेंगे, इस स्क्वायर के अंदर से फ्लक्स निकालना है. भाई क्या सर ने बताया, फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ो. फाई इज इक्वल टू ES cos थीटा. हाँ आज ही कराया ना. E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है क्वेश्चन में. और दूसरा क्या होता है S. S का मतलब क्या है, सरफेस एरिया. ये क्या है, शेप क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर. हे भगवान इतना टाइम लग गया, ओ भगवान. बोलो भाई, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, साइड गिवन है कितनी 10 सेंटीमीटर है. मीटर में कितना बनेगा, 10/100 करते हैं ना, 0.1 कितना बनेगा, 0.1 मीटर. लेकिन एरिया निकालने के क्या करना पड़ेगा, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 कितना आएगा, 0.01. ई कितना था, 3 10 की पावर 3. सरफेस एरिया कितना आया, 0.001 कॉस थीटा. थीटा क्या आएगा, फील्ड किस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में. अब क्या रह गया, एस निकालना पड़ेगा. एस के बारे में आज क्या सिखाया, एस का मतलब होता है एरिया वेक्टर जो किसी भी सरफेस पे बाहर की तरफ बनता है. अगर इस सरफेस की बात हो रही है बाहर की तरफ, अगर इस सरफेस की बात हो रही है बाहर की तरफ, ये रही कॉपी. हम बात कर रहे हैं इसमें से फील्ड कितनी निकलेगी. तो इस वाले सरफेस का सरफेस एरिया एलिमेंट कहाँ आएगा, बाहर की तरफ. और इस वाले का कहाँ आएगा, मेरी तरफ. हमें बात करनी है जिधर फील्ड जा रही है एरिया वेक्टर भी उधर की तरफ को जाने वाला है, बाहर की तरफ ही जाएगा. और अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल कितना बनेगा, बोलो. और cos 0 कितना होता है, आराम से सोचो, 1/2 या 1.5 कितना होता है, 1/5, 1/2. एक तक कितना होता है cos 0. एकदम छुपने लग, गर्दने भी तो ऊपर है जैसे क्वेश्चन, जैसे पता नहीं यही लिख रहा हूँ सारा टॉपिक. cos 0 cos 0 बनो तभी तो कुछ आंसर निकलेगा. cos 90 होगा तो फील्ड ही 0 बन जाएगी. फायदा है क्या हुआ निकाल के. तो तुम्हें ऊपर ऊपर से क्वेश्चन समझ आ गया. करो शुरू, बताओ फ्लक्स क्या आएगा. करो जितना कर सकते हो करो. आंसर देखते हैं. यहां से फील्ड किस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में. और इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ पे ही बनेगा, इसी डायरेक्शन में. तो थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री है ना. तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया, ES cos 0. cos 0 कितना होता है, 1. फील्ड कितनी थी,
3 10 की पावर 3 10 की पावर 3 और सरफेस एरिया कितना आया था 0.0 या 0 क्या किया था मैंने 10 सेंटीमीटर था 0.1 आया था 0.1 को 0.1 से करते हैं 0.01 है ना तो ये कितना आएगा 30 यूनिट बोलो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर तो दिस इज द फ्लक्स लेट मी चेक ओ सही है गुड सेकंड पार्ट हो गया वेरी गुड शौर्य ने अगला पार्ट भी कर दिया अगले पार्ट में थीटा गिवन है भैया कितना बोला है थीटा बात खत्म cos 60 सबको पता है कितना होता है कद्दू पता है ये देखो सो रहे हैं सारे के सारे cos 60 कितना होता है आस्था हाफ तो 30 का हाफ कितना हुआ सोच ही रहे हैं अब तक 15 करो सेकंड पार्ट कर लो कैलकुलेटर खोल लो 30 का आधा करो सारे लिख देना सेकंड केस में गिवन थीटा इज 60 फिर दोबारा फॉर्मूला लगेगा फाई इज इक्वल टू ठीक से लिखो ई ए cos 60 1/2 वो 30 आया 30 को 2 और यूनिट लगा देना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम गुड समझ आया दिया इधर ठाकुर साहब आकृति समझ आया बेटा ओके वान्या चलो सबको समझ आया तो एक और लिखो फिर इसी बात पे अब कोई हेल्प नहीं करूंगा अब अपना दिमाग लगाना ठीक है ओके सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन REGION द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज in a certain region of space is 5 4 minus 4 5 I cap plus 4 j cap minus 4 k cap into 10 to the power 5 Newton per coulomb okay full stop calculate the electric flux due to this field calculate the electric flux due to this field over an area of एरिया को ए से भी लिख सकते हैं कुछ किताबों में घबरा मत जाना सर ने कराया नहीं अरे एस की जगह पे वो ए लिख रहा है बस calculate the electric flux due to this field over an area of 2 I cap minus j cap into 10 to the power minus 2 meter square अब यहाँ cos थीटा नहीं चलेगा यहाँ बड़ा एंगल थोड़ी दिया है यहाँ चलेगा बेसिक 11th क्लास E.S A.V निकाल के दिखाओ कैसे निकालते थे शाबाश A वेक्टर दिया है B वेक्टर दिया है A.V निकालना है बस दोनों को पुट करके अब मैं क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा मैं A.V निकालना सिखा देता हूँ जिसको नहीं आता है जिसने 11वीं क्लास में थोड़ा सा अंधकार में थे देखो इधर अगर A वेक्टर ऐसे दिया हो AX I कैप AY J कैप AZ ध्यान से सुनना तभी क्वेश्चन कर पाओगे वरना फिर उड़ाऊंगा मैं देखो BX I कैप प्लस BY J कैप अगर कभी भी वेक्टर की फॉर्म में हमें A और B दिए होते हैं जैसा कि हमें E और S दिया है और अगर हमसे कोई A.B पूछ ले तो हमें सिर्फ इतना दिमाग लगाना होता है I वाले को I वाले से मल्टीप्लाई यानी कि AX BX सेम दिमाग वहां तुम्हें लगाना है J वाले को J वाले से मल्टीप्लाई यानी कि AY BY सेम दिमाग वहां लगाना है और K वाले को K वाले से मल्टीप्लाई सेम दिमाग वहां लगाना है लेकिन दिमाग ज्यादा मत लगाना अगर K के आगे कभी कुछ ना लिखा हो कभी कुछ इतना ही लिखा हो तो जिसका कोई नहीं उसका कोई नहीं वहां इसका मतलब क्या है 0 तो जाहिर सी बात है इसके होने से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 0 तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया अब तुम पे बात है कि तुम लगा के दिमाग लगा के सीधा 5 बताओ 6 10 की पावर 3 इज द राइट आंसर वेरी गुड देखो फाइनल आंसर में आई जे नहीं बचते भैया आई जे के क्यों लिख रहे हो आई को कोई मतलब नहीं है आई को हटाओ जे को हटाओ के को सिर्फ उनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है 3 बच्चों का आया 4 हो गया गुड 5
और किस किस का? श्रेयांश ठाकुर साहब, क्या है आंसर? यूनिट बताओ। न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जैसा लिखना सही लगे। मेरे सर आ गया आंसर। गुड, डन। कैसे करेंगे बताओ भाई? अब तुम्हें दिमाग लगाना है कि सर ने कहा है यहाँ पर भी आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है, जे वाले को जे वाले से, और के यहाँ पे तो के है ही नहीं, तो आप कैसे करेंगे? पहले आप उनकी वैल्यूज को लिखो। वैल्यूज बताओ क्या है? ई की वैल्यू है 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, और मल्टीप्लाई में है 10 की पावर 5, फिर डॉट डॉट। एस कितना है? 2 आई कैप माइनस जे कैप 10 की पावर माइनस के 2। आधे बच्चे पावर देख के घबरा रहे हैं। अरे सबसे पहले पावर निपटा लो। पावर यहाँ पर भी बाहर कर लो। ये 10 की पावर क्या है? 5, और 10 की पावर क्या है? -2। इसको हटा दिया हमने, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पे पावर लिखी ही नहीं है। अब तुम्हारा काम आसान। क्या कहा था? आई वाले को आई वाले से, इसका आई क्या है? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 10। यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट कितना है? 4, और जिसका कोई नहीं उसका 1, तो 4 को 1 से क्या आएगा? 4, लेकिन प्लस माइनस माइनस में आएगा। अब आगे आ जाओ। 4 क्या यहाँ पे के है? नहीं, तो के नहीं है तो कितना है? 0। तो 4 को 0 से करेंगे, क्या बचेगा? 0। तो हमारे पास आंसर कितना है? 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गई 3, और यूनिट क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या तुम भी सही लिख रहे हो, मुझे इसकी आदत है। सो दिस विल बी योर फ्लक्स, ठीक है बेटे। ये तो बताया जा रहा हूँ इसलिए करते जा रहे हो, ठीक है। बट ये घर जाके कर करके दोबारा देख भी लेना। यहाँ तो कॉन्फिडेंस पूरा रहेगा न्यूमेरिकल में कि सब हो रहे हैं, घर जाके लगेगा पता है हो कैसे रहे थे। वर्कशीट मिलेगी आज, इस वर्कशीट को निपटाना है सभी को। बोला तो उसकी सॉफ्ट कॉपी आज ही भेज दूंगा, फिर कल प्रिंट आउट मिल जाएंगे। ओके, सो जो हमें टॉपिक करना है वो इंपॉर्टेंट डालो, हेडिंग गॉस लॉ। हाँ शायद मैसेज आ जाएगा। बंदा है नहीं है? लगा आपको मैसेज आ रहा है। अच्छा, अरे नहीं यार, वो कहा किसमें है? मेरे पास एक फोटो है, दिखाऊंगा बच्चों को। हाँ गुड, ठीक। आप दिल में ले लेते हो। अबे यार, इस आंसर इस पे टेप लगानी पड़ेगी परमानेंट। हमारे में 9 बजे चल रहा है। रिऑप्टिक्स सिलेबस काफी खींच है, फिर तो 8 चैप्टर एक महीने में। 8 चैप्टर, एक चैप्टर नहीं है पहला ही तो वॉल्यूम 2 स्टार्ट करा दे। बिल्कुल गलत अप्रोच है वॉल्यूम 2 पहले कराना, कोई सेंस ही नहीं इस बात की। ये सिर्फ मिथ है कि रे ऑप्टिक्स पहले करा रहे, कुछ नहीं होने वाला उससे। रे ऑप्टिक्स के लिए बहुत सारे बेसिक आने चाहिए। पहले 8 चैप्टर ऐसे थोड़े ना दे रखे हैं, ऐसे नहीं होता। हर एनसीईआरटी में पागल थोड़ी हैं, 100 लोग बैठ के सिलेबस बनाते हैं। स्कूल का एक टीचर कैसे डिसाइड कर लेगा मैं ये पहले कराऊंगा? गॉस लॉ, GAUSS। अब गॉस भाई ने क्या कहा? इसने बताया कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसी भी स्फीयर में से जो फ्लक्स पास होता है ना, वो होता किसके इक्वल है। इसने उसकी मैथ्स दी। तो पहले हम इसके डेफिनेशन लिखेंगे, इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर उसके एक्सप्रेशन का प्रूफ निकालने की कोशिश करेंगे कि जो उसने एक्सप्रेशन दिया वो सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। लिखो गॉस लॉ क्या है। इट स्टेट्स दैट the total electric flux over the closed surface in vacuum VACW नहीं आता वैक्यूम में, ठीक है, डबल सी ठीक कर लेना। It states that the total electric flux over the closed surface in vacuum is 1 upon epsilon naught. 1 upon epsilon naught times the total charge Q. 1 upon epsilon naught times the
total charge q contained inside the surface. Total charge q contained inside surface. तो गॉस ने कहा किसी भी सरफेस में जो फ्लक्स होता है वो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है. इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू, अब देखो डेफिनेशन को पढ़ो, इट स्टेट्स दैट, क्या लिखा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज, देखो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एंड क्लोज बाय सरफेस. लेकिन ठीक इसको ठीक नहीं लग रहा लिखने में, इसको 1 से q से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? So this is the expression phi is equal to q upon epsilon naught. लिखो phi is equal to q upon epsilon naught. अब ये हमें निकालना है. डालो हेडिंग प्रूफ. प्रूफ कि जो गॉस ने कहा उसको प्रूफ करके देखते हैं सही है कि नहीं है. नाउ स्टॉप राइटिंग एवरीवन. अब गॉस के प्रूफ को करने के लिए हम एक स्फीयर कंसीडर करेंगे और इस स्फीयर के सेंटर में मान लेते हैं कि एक चार्ज है. उस चार्ज का नाम यही वाला चार्ज है. क्या नाम है इसका? नाम क्यू. ये कुछ इस तरह से कि इस कमरे में एक जो CFL बल्ब नहीं होता, येलो कलर की लाइट देता है, उसको ला के रख दिया और वो ऑन है, तो वो रोशनी का एक ही डायरेक्शन में देता है, वो चारों तरफ बराबर रोशनी देगा. तो वैसे ही हमारे पास वो जो बल्ब है उसको स्फीयर इमेजिन करो और उसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है उसको इमेजिन करो चार्ज. तो चार्ज से क्या एमिट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड. और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हर दिशा में जा रही है. अब मैं हर दिशा को तो एक साथ लेके चल नहीं सकता, तो मैं किसी एक पॉइंट पे लेके चल रहा हूँ. तो मैं मान लेता हूँ कि भाई ये जा रही है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, हर तरफ जा रही है, बट मेरे को एक जगह लेके चलनी है. अब मुझे इस स्फीयर के किसी एक पॉइंट पे फ्लक्स निकालना है. मान लेते हैं कि मैं एक पॉइंट P को लेके चलता हूँ और इस छोटे से पॉइंट P पे फ्लक्स निकालूंगा, ये छोटा सा पॉइंट. अब इसको रियलिटी में कैसे? 3D में फुटबॉल देखिए सबने. फुटबॉल में एक होता है व्हाइट कलर, एक होता है ब्लैक कलर, जो उसपे पैचेस से बने होते हैं. हाँ या ना? अरे मेरी बात समझ आ रही है? तो 3D में एक फुटबॉल और उसका एक छोटा सा ब्लैक कलर का जो पैच होता है उसको इमेजिन कर लो. तो वो पैच रियल में तो दिख रहा है कि हाँ ये पूरा ब्लैक है. तो बोर्ड पे कैसे दिखाऊं? मैंने बोर्ड पे इसको छोटा सा सरफेस एरिया बना दिया. कहीं सोचो ये अलग से क्यों बना रखा है? हाँ बोलो, कोई डाउट? अंशिका नेट पे. ओके, तन्वी के पापा का कॉल आता है, एक सेकंड. हेलो, गुड इवनिंग सर. जी सर, कोई बात नहीं सर. स्कूटी की कीज है तुम्हारे पास? अच्छा, आप नीचे हैं सर? अच्छा अच्छा अच्छा, ये पकड़ा देंगे आप, ये पकड़ा देंगे. ओके 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 सर. ऑरेंज शटर करना ऊपर. ये तो कर लेंगे, कराटे वाली लड़की है. ऑल राइट, सो पे अटेंशन एवरीबॉडी. मैंने क्या बोला आपके पास कि ये आपके पास एक चार्ज है, ये पॉइंट P है. बात समझ आ गई? तो मुझे उस फुटबॉल के छोटे से पैच पे, स्फीयर के एक छोटे से पोर्शन पे क्या निकालनी है? फ्लक्स निकाल के दिखाना है. और फ्लक्स के लिए दो चीजें बताओ क्या इंपॉर्टेंट थी? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? E.S. E का मतलब क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन एक चीज और क्या हुआ करती थी? एरिया एलिमेंट. तो एरिया एलिमेंट मैंने क्या बताया? हमेशा सरफेस से कहां की तरफ बनता है? बाहर की तरफ. तो वो जो फुटबॉल होगी उसका जो एरिया एलिमेंट होगा वो कहां बनेगा? बाहर की तरफ. अब देखो, मैंने पूरी की पूरी फुटबॉल को तो इमेजिन नहीं किया, मैंने फुटबॉल के एक छोटे से सरफेस को इमेजिन किया. अगर मैं फुटबॉल के पूरे सरफेस की बात करता तो एस से दिखाते, लेकिन अगर मैं फुटबॉल के छोटे से सरफेस की बात कर रहा हूं तो फिजिक्स में उसको क्या बोलते हैं? DS बोलते हैं. तो सर अगर इस वाले का एरिया एलिमेंट S होगा तो इसके एरिया एलिमेंट को क्या नाम दे सकते हैं? DS. अरे भाई इतना किस किस को समझ आ रहा है? रेजोरेंट हाथ खड़े करेंगे, कितना तो पल्ले पड़ गया. अबे हाथ ऊपर करो, 12वीं क्लास में आओगे. नहीं समझ आया तो नीचे रखो. ऐसे बोलो ना, नहीं समझ आया. किस किस को समझ नहीं? हाथ खड़े करना ना. अच्छा तुम तो बाहर चल गए इसलिए नहीं समझ आया. देखो दोबारा सुनो, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें फुटबॉल ये एक स्फीयर के एक छोटे से पार्ट पे क्या निकाल के दिखाना है? फ्लक्स निकालना है. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ES cos थीटा. E का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फील्ड तो मैंने देख ली कि फील्ड जा रही है बाहर की तरफ. क्या बचा? S का मतलब क्या होता है? एरिया एलिमेंट. एरिया एलिमेंट के बारे में क्या पढ़ा था? जो हमेशा सरफेस से बाहर की तरफ को बने. तो अगर मुझे इस सरफेस पे निकालना है तो उसका एरिया एलिमेंट कहां बनेगा? बाहर की तरफ बनेगा ना भाई. अरे हाँ या ना बोलो. बनेगा. तुम तो ठीक है. तो ये और हाँ. अब मुझे क्या करना है?
Q से लेके P तक के डिस्टेंस को ले लेते हैं R, और ये रखा हुआ है O पे। सबसे पहले एक काम करते हैं, यार ये जो Q चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं कि कितनी बनेगी, बताओ भाई। तो मैं लिख लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू, प्लस Q से फिर घबरा जाओगे, प्लस Q लगाया, Q एट सेंटर। चलो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था। अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, क्या एक्सप्रेशन हुआ करता था, KQ अपॉन R स्क्वायर। K को क्या बोलते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई, लेकिन गॉस ने तो क्या बोला, इस फाई का मतलब क्या होता है, फ्लक्स। तो हमें निकालना है फ्लक्स। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू P, फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ, पूरा फॉर्मूला क्या था, E, बोलो भाई, E इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ES cos थीटा। तो ये आ गया E, यहां पर क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया कितना है, DS, ये लिया था ना मैंने सरफेस एरिया, और एंगल कितना बन रहा है, शाबाश। जरा फिगर में देख के बताओ, जिस डायरेक्शन में E है उसी डायरेक्शन में DS है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये तो बना सिर्फ फुटबॉल के एक पैच की वजह से, क्या मुझे एक ही पैच का निकालना है, मुझे तो पूरी फुटबॉल पे निकालना है। अब बताओ क्या कंसेप्ट यूज होगा। एक फुटबॉल के पैच का एक्सप्रेशन अगर ये है, दूसरे पैच का करने के लिए उसको दोबारा प्लस करना पड़ेगा, तीसरे पैच का करने के लिए दोबारा, इतने सारे जब प्लस करने पड़ते हैं तो मैथ्स में क्या होता है, उसके लिए इंटीग्रेशन कर लो ना भाई। इंटीग्रेशन करने से सारा का सारा ds सारे के सारे सरफेस एरिया क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे बचेगा cos 0 कितना होता है, रुक जाएगा, सब रखा गया, cos 0 कितना होता है 1। तो आपके पास खाली क्या बचा, EDS। क्यों बचा, क्योंकि इन दोनों में से कांस्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ना, और इंटीग्रेशन का रूल याद है 11th क्लास में, कांस्टेंट को कहां कर लेते हैं, बाहर, तो अंदर खाली क्या बचेगा। अच्छा, इंटीग्रेशन सबको पता है, अगर ये लग जाए तो पता है क्या होता है, एक होता है इंटीग्रेशन सिंपल और एक होता है क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन कहाँ यूज करते हैं, जहां पे क्लोज सरफेस के लिए निकालते हैं। तो क्या स्फीयर एक क्लोज सरफेस है, तो इन तरह के कंसेप्ट में हम क्लोज इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं। होता कुछ नहीं, रूल सारे सेम रहेंगे, बस उसको डिनोट करने का तरीका अलग है। थप्पड़ खा मार देते हैं बोर्ड वाले ना धरा। देखो, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब यार मैं इंटीग्रेशन में पूछने लग जाना, इंटीग्रेशन सिखा दो, इतना नहीं, कभी गरीबी चलेगी। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx। dx की होती है x, dy की होती है y, dz की होती है z, तो ds की क्या होगी, तो यहाँ पे बनेगी s। s का मतलब सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका, ये किसकी शेप है, तो यहां पर लिखा जाएगा सरफेस, बोलो तो 10th क्लास, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा, 2/3 पाई r, 4/3 पाई r स्क्वायर, 4/3 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सेम, भव्या, दिया, आस्था, अमृत, पाई r स्क्वायर। सर्कल का क्या होता है भाई, एक सर्कल और स्फीयर में सेम एरिया आता है। हर्ष क्या होगा बेटा, कन्हैया, 1/3 पाई r क्यूब अंडर रूट r प्लस h। गुड, बोलो, नो आइडिया। प्रदीप, हाँ, अनवी, अवनी, 4 पर आर्यन, वैदिक, तुम बोलो। ऑनलाइन क्लास वाले बताओ, ये तो बता नहीं पाए। तुम बोलो वान्या। हाँ भाई, ओके, वेरी गुड, 12/3। तो ये बनेगा फाई इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर इज राइट, वेरी गुड। क्या, अरे स्टॉप राइटिंग, क्या हमें फील्ड की वैल्यू पता है, इधर देखो, इस फील्ड की वैल्यू को पुट करो, ठाकुर क्या बनेगा, क्या सो के उठ जा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पुट करो वहां पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है भाई 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल का क्या हो रहा है भव्या, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर, क्या बचा एक्सप्रेशन, फाई इज इक्वल टू, क्या यही निकालना था, अरे बोलो भाई, तो हमने गॉस थ्योरम को प्रूव कर दिया। ठीक है सर। लिखो इसको साफ साफ, This is our code today. और इतना ही हो सकता है, क्या है, ओ माय गॉड, सही करना। वेरी गुड।